Welcome students. Today we are going to start third chapter of our political science named US hegemony. आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं हमारी पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम है यूएस हेgemony. चैप्टर थर्ड. क्लियर? तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा चैप्टर है इसके नाम की मीनिंग क्या है, क्योंकि जो वर्ड है यूएस हेगेमोनी ये दो वर्डों से मिलकर बना है, जिसमें जो वर्ड हेगेमोनी है ये एक सेपरेट वर्ड है और दूसरा यूएस एक सेपरेट वर्ड है. तो सबसे पहले देखते हैं हेगेमोनी का मतलब क्या होता है. इट मींस टोटल डोमिनेंस. ठीक है, टोटल डोमिनेंट मींस पूरा वर्चस्व, पूरा अधिकार. क्योंकि इसमें यूएस वर्ड भी इंक्लूड किया गया है तो इन दोनों को मिला के हम लिख सकते हैं इट मींस यूएस डोमिनेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि इस चैप्टर में हम वर्ल्ड के ऊपर यूएस का जो डोमिनेशन है, यूएस का जो डोमिनेंट नेचर दिख रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे. क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर. और हमारी बुक में चैप्टर के स्टार्टिंग में ही 3 डिफरेंट बच्चों की स्टोरीज दी हैं और वो 3 डिफरेंट बच्चे हमारे. फर्स्ट आयशा, सेकंड जाहू एंड द थर्ड वन इज आंद्रे. ठीक है, इन 3 बच्चों के बारे में स्टार्टिंग में हमको शॉर्ट स्टोरीज दिए और हमें एक स्मॉल इंट्रोडक्शन से दिया है कि इस 3 स्टोरीज के जरिए कि हम इस आगे के चैप्टर में, पूरे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे. तो चलो देख लेते हैं. सबसे पहले तो देखते हैं आयशा के बारे में. आयशा जो कि एक अच्छी लड़की है अपनी स्टडीज में और लगातार अच्छा कर रही है, डूइंग गुड इन हर स्टडीज. क्लियर? सेकंड, अच्छा कर रही है और उसका फ्यूचर प्लान है कि वो भविष्य में डॉक्टर बनेगी. प्लान फॉर मेडिसिन. ठीक है, वो भविष्य में एक डॉक्टर बनना चाहती है और चाहती है कि बाहर किसी अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाए और वहां पर जाके अपनी स्टडीज को कंप्लीट करे. लेकिन 2003 में उसकी जो लेग है वो कट गई है. ठीक है, किस वजह से? रीजन में पता होना चाहिए. एक मिसाइल हमले के कारण ये जो लड़की है ये रहती है बगदाद में. ठीक है, बगदाद में 2003 में एक मिसाइल हमला हुआ था और उस मिसाइल हमले में इस लड़की ने अपनी टांग गंवा दी थी. जब ये अपने दोस्तों के साथ एक पर्टिकुलर स्थान पर छुपी हुई थी और मिसाइल जो गिरी वो वहां गिरी, जिसकी वजह से उसकी टांग जाती रही. लेकिन अब वो चलना सीख रही है और स्टिल उसके दिमाग में स्टिल प्लान फॉर, उसके दिमाग में अभी भी क्या है, मेडिसिन की तैयारी की बात है. बट इट इज ओनली पॉसिबल, ये कभी पॉसिबल हो सकता है जब उसकी कंट्री को जो फॉरेन फोर्सेस है वो छोड़ देंगे.
क्लियर। जब उसकी कंट्री को विदेशी फोर्सेस जो कि उसके ऊपर हमला कर रही हैं बगदाद पर, अगर वो उसको छोड़ देंगी तभी उसका ये सपना पूरा हो सकता है। अब देखते हैं दूसरा जागू के बारे में। जागू भी एक टैलेंटेड लड़का है, टैलेंटेड यंग बॉय है और ही इज गुड इन आर्ट। तो हम कह सकते हैं ये एक गुड आर्टिस्ट है, ठीक है। और ये चाहता है भविष्य में एक अपना खुद का स्टूडियो, वांट टू ओपन हिज ओन स्टूडियो। बट इसके जो पापा हैं वो इससे कुछ और ही उम्मीद लगाए हुए हैं। हिज फादर वांट्स that Jamu study MBA। उसके पापा चाहते हैं कि जागू MBA करे और उसकी हेल्प करे अपने पुराने व्यवसाय में। क्लियर। वो चाहते हैं कि जागू MBA करे और MBA करने के बाद उनका जो पैतृक व्यवसाय चल रहा है उस पैतृक व्यवसाय में उसकी हेल्प करे। क्लियर। अब देखते हैं आंद्रे के बारे में। आंद्रे जो है ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में रहता है। इनके जिसके जो पेरेंट्स हैं ये माइग्रेटेड है फ्रॉम रसिया। रसिया से ये ऑस्ट्रेलिया में आए हैं। जो आंद्रे है ये ब्लू जीन्स पहनता है टू गो चर्च जाने के लिए इसने ब्लू जीन्स पहनी है। और ब्लू जीन्स पहनने की वजह से इसकी जो माँ है वो इससे थोड़ी नाराज है। वो चाहती है कि उसका बच्चा शालीन कपड़े पहनकर चर्च में जाए। लेकिन जब वो आंद्रे से बात करती है तो आंद्रे कहता है कि मम्मी इट इज कूल। वो कहता है मम्मी ये जीन्स जो है ये बहुत कूल है एंड आई फील फ्रीडम। जब वो जीन्स को पहनता है तो उसको फ्रीडम का एहसास होता है, उसको फ्रीडम की अनुभूति होती है। यही उसके पिताजी का भी मानना है। वो कहते हैं कि जब हम जवान थे तब हम भी जीन्स पहना करते थे और इस जीन्स को पहनने के बाद हमको भी यही फीलिंग्स आती थी कि हम लोग फ्रीडम है, हम लोग फ्री हैं। क्लियर। ये स्टार्टिंग में 3 डिफरेंट स्टोरीज दिए हमारे चैप्टर में और इन तीनों ही स्टोरीज को हम देखें तो यहाँ पर पॉलिटिकली चीज दिखाई दे रही है कि एक कंट्री अपने मिलिट्री बेसिस के कारण, मिलिट्री पावर के कारण दूसरी कंट्री के ऊपर कंट्रोल कर रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं जागू वाली स्टोरी को देखते हैं तो जागू वाली स्टोरी में हमको साफ पता लग रहा है कि उसके पिताजी उसको MBA कराना चाहते हैं। MBA जो कि एक डिग्री है स्टडीज की। और तीसरी आंद्रे की स्टोरी में हम देखते हैं कि जो आंद्रे है वो जीन्स वियर कर रहा है। तो यहाँ पर हम स्टडीज का देख लें तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हमें साफ दिखाई दे रही है और जब हम जीन्स की बात करते हैं तो कल्चरली पावर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आगे इस चैप्टर में हम अमेरिका की यही चीजें देखेंगे कि किस तरीके से उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर स्ट्रांग है और उसने पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल किया है, किस तरीके से वो पॉलिटिकली स्ट्रांग है और उसने पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल किया है, किस तरीके से उसका कल्चर जो है वो पूरे वर्ल्ड में फैलता जा रहा है। क्योंकि आगे इनके बारे में हमको दिया है MBA के डिग्री के बारे में, जीन्स के बारे में और
डिफरेंट काइंड ऑफ वॉर्स के बारे में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आखिर हमको आगे इस चैप्टर में और क्या क्या पढ़ना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बिगनिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। क्लियर है यहां तक आप लोगों को? बिगनिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। बिगनिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में हम लोग चैप्टर का कुछ नया क्षेत्र पढ़ेंगे। ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब सडन कोलैप्स हुआ ऑफ सोवियत यूनियन, तो इसने पूरे वर्ल्ड को आश्चर्य में डाल दिया कि एक इतनी बड़ी सुपर पावर किस तरीके से कोलैप्स हो सकती है। इट सरप्राइज्ड ऑल द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड कि हाउ द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। और जब हम बात करें इसके कोलैप्स की तो हम ये मानते हैं, ज्यादातर ये माना जाता है कि यूएस हेगेमोनी जो थी बिगिन स्टार्ट हुई आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। ऐसा माना जाता है जब 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो वहीं से यूएस हेगेमोनी स्टार्ट होती है, वहीं से वर्ल्ड की अदर कंट्रीज पर जो अमेरिका का वर्चस्व है वो स्टार्ट होता है। प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि जब हमने कंसिक्वेंस पढ़े थे तो वहां हमने देखा था कि जब डिसइंटीग्रेट हुआ यूएसएसआर तो सारे वर्ल्ड की कंट्रीज के सामने एक क्वेश्चन अराइज हुआ था कि अब जो वर्ल्ड है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड बनेगा या फिर यूनिपोलर वर्ल्ड बनकर ले जाएगा। यूनिपोलर मींस एक सत्ता का अधिकार, मल्टीपोलर मींस सब मिलकर एक बहुसत्ता बनाए, उसको हम कहते हैं मल्टीपोलर। लेकिन लास्ट में रिजल्ट क्या आया कि यूनिपोलर वर्ल्ड बना, जिसमें कि अमेरिका का सबसे ज्यादा जो अधिकार था वो साफ तौर पे हमको देखने को मिलता है। क्लियर? लेकिन एक बात समझ लेते हैं कि अमेरिका ने 1991 के बाद ही अपना वर्चस्व शो करना नहीं शुरू किया था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1945 में एंड, वहीं से जो अमेरिका है वो बिहेव करने लगा एज ए यूएस हेगेमोनी, एक वर्ल्ड के अधिकार के तौर पर, एक सुपर पावर के तौर पर, वहीं से उसका बिहेव शुरू हो गया था। क्लियर? अब इसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट गल्फ वॉर। फर्स्ट गल्फ वॉर जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू अवर बोर्ड एग्जाम, क्योंकि यहाँ पर इसमें से कई बार हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड गल्फ वॉर को। तो देख लेते हैं कि जो ये वॉर था ये 1990 से लेके 1991 तक चला, यानी लगभग एक साल का इसका एक पीरियड था। ठीक है, कैसे स्टार्ट हुआ ये देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में जो इराक था इन्वेडेड कुवैत, इराक ने कुवैत के ऊपर क्या किया, अपना आक्रमण किया और उसके ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया। इसके बाद सेकंड पॉइंट देखते हैं कि सारी कंट्रीज ने होल वर्ल्ड आस्क्ड इराक टू लीव कुवैत।
सारे वर्ल्ड ने उससे कहा कि भैया अब तुम कुवैत को छोड़ दो, ये सिस्टम सही नहीं है। बट उनके द्वारा स्टार्ट की गई ये डिप्लोमेटिक जितनी भी अटेम्प्ट से वो क्या हुए, फेल हो गए। जब सारे डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट फेल हो गए तब यूएन ने सोचा, यूएन डिसाइडेड mandated to leave Kuwait from Iraq by force। अब यूएन ने सोचा कि भाई ये ऐसे तो मान नहीं रहा है, तो अब इसको ताकत के बेस पर, फोर्स के बेस पर हमें इसको हराना पड़ेगा। और यूएन द्वारा ये डिसाइड करने पर जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, जो कि उस समय कौन थे, जॉर्ज H.W. बुश। जॉर्ज H.W. बुश ने इसको कहा हेल्ड द इमरजेंस ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, यहीं से उन्होंने कहा कि अब एक नए वर्ल्ड की शुरुआत हो रही है, नए विश्व की शुरुआत हो रही है। क्लियर। अब देखते हैं कि यूएन ने क्या किया। यूएन ने फर्स्ट वर्ल्ड गल्फ वॉर का जो स्टार्टिंग था, इस फर्स्ट गल्फ वॉर की स्टार्टिंग के लिए यूएन ने ए कॉलिशन फोर्स, उसने क्या किया, एक कॉलिशन फोर्स बनाई। ठीक है, और इस कॉलिशन फोर्स में उसने 6,60,000 ट्रुप्स को, 6,60,000 ट्रुप्स को उसने डिफरेंट कंट्रीज से कलेक्ट किया। 34 कंट्रीज इसमें इंक्लूड की गई, और ये 34 कंट्रीज को इसीलिए कलेक्ट किया गया ताकि ये लड़ सके अगेंस्ट इराक। ठीक है, ताकि ये इराक के अगेंस्ट लड़ सके, और इन सब ने मिलकर इस युद्ध में इराक को हरा दिया। इराक डिफीटेड इन, इराक इस युद्ध में हार गया। और जब इराक इस युद्ध में हार गया तो नेचुरल सी बात है, कुवैत को छुड़ा लिया गया होगा। ठीक है, और यूएन के इस ऑपरेशन को, यूएन ने ये जो ऑपरेशन स्टार्ट किया, यूएन ऑपरेशन is known as Operation Desert Storm। ठीक है, ऑपरेशन यूएन द्वारा स्टार्ट किया गया ये ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है। क्लियर, यहां तक सब चीज क्लियर है। चलो अब देखते हैं आखिर इस गल्फ वॉर से हम ये कैसे समझें कि जो यूएस था वो और वर्ल्ड में एक पावरफुल कंट्री के तौर पर उभरा। रब करें से
चलो देखते हैं कि वर्ल्ड में जो यूएस था वो इसमें सबसे पावरफुल कैसे माना गया और कैसे ये प्रूफ हुआ कि जो यूएस था वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ये जो ऑपरेशन था यूएन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला है, जो जनरल थे नॉर्मन हु लेड द स्ट्रॉम, जिन्होंने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया था या लीड किया था, वो किस कंट्री को बिलोंग करते थे? बिलोंग्स टू यूएस। सोचिए कि इतनी बड़ी सेना को, जिसको कि 34 कंट्रीज अपनी सेना भेज रही हैं, उसकी जिम्मेदारी किसको दी गई लीड करने की? उसकी जिम्मेदारी गई यूएस को, उसके जनरल को। ठीक है, तो यहीं से पहला तो यही स्टेप बता देता है कि भैया सबसे ज्यादा अधिकार किसका था? यूएस का था। दूसरा हम देखते हैं कि इस ऑपरेशन में 75% जो ट्रुप्स थे यानी जो सैनिक थे बिलोंग्स टू, वो किसको बिलोंग करते थे? वो भी भैया यूएस को बिलोंग करते थे। ठीक है, वो भी यूएस को बिलोंग करते थे। इसके बाद थर्ड, इस वॉर ने ये चीज सिद्ध कर दी कि यूएस मिलिट्री कैपेबिलिटी और ओवर द अदर स्टेट, ठीक है। यूएस की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी थी वो भी इसमें शो हो गई। किस तरीके से शो हो गई कि टेक्नोलॉजिकल बेस पर इस युद्ध को अमेरिका ने लीड किया था, तो उसकी कैपेसिटी साफ तौर पे दिखाई दे रही है। और इस युद्ध का वाइड स्प्रेड क्या हुआ था? टेलीकास्ट हुआ था ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इस युद्ध का टेलीकास्ट हुआ था कि किस तरीके से अमेरिका की जो सेना है वो इराक के ऊपर हमला कर रही है और उसको कंट्रोल कर रही है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड ने इस युद्ध को इस तरीके से देखा जैसे कोई टीवी पे वीडियो गेम चल रहा है जिसमें हम लड़ाई कर रहे हैं, जैसा आप लोग आजकल देखते हो पबजी, फ्री फायर, etc गेम्स दिए होंगे, ऐसा वीडियो गेम देखने को वॉच एज ए वीडियो गेम वॉर। ठीक है, तो सोच लीजिए आप, पूरा वर्ल्ड ये देख रहा है कि यूएस की आर्मी यानी यूएस किस तरीके से इतनी बड़ी आर्मी को लीड कर रहा है और उसमें ज्यादातर जो सैनिक हैं वो अमेरिका के हैं। इसके बाद और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी एक हमारे लिए खास बात है कि इतना होने के बावजूद ये वॉर डिफरेंट काइंड से टेक्नोलॉजिकली यूज किया गया, मींस इसको कंप्यूटर वॉर की भी संज्ञा दी गई। जो मिसाइल्स थी etc उसको बड़े अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजिकली बेस्ड इट इज आल्सो नोन एज यूज किया गया। इट इज आल्सो नोन एज कंप्यूटर वॉर। ठीक है, ये कंप्यूटर वॉर भी कहा गया। छठा, इस युद्ध में अमेरिका ने अपना बहुत सारा प्रॉफिट भी अर्न किया। यूएस ऑल्सो मेड प्रॉफिट। इस युद्ध में उसने प्रॉफिट भी अर्न किया, जबकि युद्ध में नॉर्मली खर्चा होता है, लेकिन यूएस ने यहां पर भी प्रॉफिट किया। कैसे?
he received more money than he spent on war. युद्ध में जितना पैसा उसने लगाया उससे ज्यादा पैसा तो उसने कमा लिया। कैसे कमाया ये सोचने का विषय है। आप सोचिए कि हम युद्ध भी कर रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं, तो कैसे कमाया होगा? उसने कमाया अपने हथियारों को सप्लाई करके, क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ा वेपन मैन्युफैक्चरर कंट्री है, ठीक है। तो इस युद्ध में उसने अपने जो वेपन्स थे वो दूसरे कंट्रीज को बेचे और प्रॉफिट कमाया। क्लियर है? यहाँ तक हमारा गल्फ वॉर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग क्लिंटन एरा यानी क्लिंटन का जो पीरियड है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप पूछ सकते हो। क्लियर? थैंक यू।